नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो? कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग सेफ होंगे। मैं आज जो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो वीडियो एक स्पेशल टाइप का वीडियो है। वो वीडियो है एक ऐसी स्पेशल फ़िल्म के विषय में। वो फ़िल्म मेरे फ़ेवरेट डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फ़िल्म है। फ़िल्म का नाम है गुड्डी। गुड्डी फ़िल्म से पहली बार रुपहरे पर्दे पर आई थी जया भादुड़ी जी। और ऋषिकेश मुखर्जी साहब इस फ़िल्म के डायरेक्टर भी रहे हैं और प्रोड्यूसर भी रहे हैं, और साथ में एनसी सिप्पी साहब ने भी इस फ़िल्म को प्रोड्यूस किया है। गुलज़ार साहब की लिखी हुई फ़िल्म, और गुलज़ार साहब के लिरिक्स और गुलज़ार साहब के डायलॉग्स। वसंत देसाई साहब का म्यूज़िक, 1971 24 सितंबर की फ़िल्म है ये। इस फ़िल्म में कलाकारों की बात करूँ मैं, तो गुड्डी खुद जया भादुड़ी जी हैं, ए के हंगल साहब ने उनके पिता का रोल किया है, सुमिता सान्याल जी ने उनकी भाभी का रोल किया है, एक भाई साहब हैं उनके, और समित साहब जो हैं वो नवीन के रोल में नज़र आए हैं। इसमें पहली बार जो है रुपहरे पर्दे पर एक और बहुत बहुत उम्दा कलाकार की एंट्री हुई थी, उत्पल दत्त साहब की। तो वो भी हैं इसमें फ़िल्म में। इस फ़िल्म में असरानी साहब की भी एक मुख्य भूमिका है। तो ये इस तरह से ये फ़िल्म है। मैं अब इस फ़िल्म के बारे में अगर बात करूँ, तो ये फ़िल्म जो है पूरी तरह से गुड्डी जो कैरेक्टर है, यानी कि जया भादुड़ी जी का, उसके इर्द-गिर्द घूमती है। गुड्डी एक छोटी-सी, प्यारी-सी, नॉटी-सी बच्ची है। बच्ची मतलब बच्ची नहीं है, पर स्कूल में पढ़ती है, और अक्सर स्कूल जा पहुँचने में लेट हो जाती है और प्रिंसिपल मैडम की डाँट खाती है, लेकिन डाँट खाने के बाद कुछ ना कुछ गोल-गोल बातें बनाकर वो जो है इस चीज़ से बच जाती है कि ये चीज़ ज़्यादा परेशानी ना क्रिएट कर दे। और ऐसे ही एक दिन वो लेट पहुँचती है, क्योंकि वो अच्छी गाने वाली होती है, वाले ग्रुप में वो होती है, और प्रार्थना करने का काम उन्हीं लोगों का होता है। सबसे सामने खड़े होके प्रार्थना करने का काम गुड्डी का होता है। और वैसे गुड्डी का नाम जो है स्कूल में कुसुम रहता है, तो बड़ा जो है प्रिंसिपल नाराज़ होती है, कुसुम देर से पहुँचती है तो। कुसुम के पहुँचने के बाद प्रिंसिपल उस समय तो कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो गीत होने वाला होता है, जो प्रार्थना का गीत होता है। बहुत सुंदर गीत है, वाणी जयराम जी की आवाज़ में। एक बहुत खूबसूरत सा गीत है। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना। अब गुड्डी जो है तैयार रहती है कि अब प्रिंसिपल मैडम जो है डांटने वाली है, पर प्रिंसिपल मैडम को भी वो अपनी भाभी की बीमारी का बहाना बना के और जो है गोल गोल लपेट लपेट के सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देती है। इस फिल्म की टैगलाइन और एक बहुत खूबसूरत डायलॉग है, जो कि गुलजार साहब ने ऑफ कोर्स लिखा है। वो है, जनता का स्वभाव, उस पर सिनेमा का प्रभाव। जी हाँ, कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं फ़िल्म्स और ये जो ग्लैमर वर्ल्ड है हम लोगों की ज़िंदगी को, कि हम जो है एक दूसरे में भी हीरो-हीरोइन तलाशने लगते हैं। हम फ़िल्मी सिचुएशन को अपने ज़िंदगी का हिस्सा मान लेते हैं, सच मान लेते हैं। तो इसी तरह की फ़िल्म जो है गुड्डी है, उसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि फ़िल्म जो है कितना नकली है सब कुछ, और हमारी ज़िंदगी पर उसका क्या असर हो रहा है। तो गुड्डी जो है वो फ़िल्मों से बहुत फ़ैसिनेटेड है, ख़ास करके उनके एक फ़ेवरेट एक्टर हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी किनको नहीं पसंद थे? बहुत खूबसूरत और बहुत बहुत सुंदर कलाकार, बहुत उम्दा कलाकार। तो गुड्डी को जो है धर्मेंद्र साहब पसंद है। धर्मेंद्र जी भी इस फ़िल्म में हैं एक रोल में। धर्मेंद्र साहब बहुत पसंद हैं। धर्मेंद्र साहब के साथ मतलब वो बहुत सारे सपने बुन लेती हैं उनके इर्द-गिर्द, जबकि धर्मेंद्र साहब जो है उन्हें कुछ भी नहीं पता, वो मुंबई में अपने हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो गुड्डी जहाँ है, वहाँ गुड्डी धर्मेंद्र साहब की अनुपमा कई बार 3 बार देख लेती हैं। मतलब 3 बार, मतलब उस ज़माने की 71 की बात कर रही हूँ मैं, तो 3 बार अगर कोई फ़िल्म देखने जाता है किसी एक पर्टिकुलर, तो वो मतलब बहुत भयंकर फ़ैन हो सकता है उस फ़िल्म का, इसीलिए वो अनुपमा 3 बार देखती है धर्मेंद्र साहब की। और तीसरी बार जब जाती है तो भाभी के हाथ में वो टिकट लग जाता है, और भाभी पूछती है कि तुम बिना बताए फ़िल्म देखने गई थी? तो वो बड़ी उसको बहुत दुःख होता है इस चीज़ का कि मैंने भाभी से नहीं कहा। तो फिर भाभी एक ही वाक्य में उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर तू इस बार इम्तिहान में नंबर कम हो गए, तो सब लोग क्या कहेंगे? अगर माँ होती तो ऐसा होता, भाभी थी इसलिए ऐसा हो गया।
तो फिर तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है गुड्डी को, और गुड्डी कहती है कि नहीं, अब इम्तिहान में अच्छे नंबर ही आएंगे। बस फिर वो जोर शोर से जुट जाती है और पूरा समय जो है अपनी पढ़ाई लिखाई को देती है। इसी बीच में उसे ये पता चलता है कि धर्मेंद्र जो हैं वो आए हुए हैं उस इलाके में, उनकी शूटिंग चल रही है। और असरानी जी जो कि उस गुड्डी के एक दोस्त के भाई हैं, असरानी जी उनकी अरेंजमेंट कराते हैं कि वो धर्मेंद्र साहब से मिल सकें। सभी बहुत सारी सहेलियों को लेकर गुड्डी वहां पहुंच जाती है। अब असरानी साहब का रोल क्या है? असरानी साहब खुद फिल्मों में जाने का ट्राई कर रहे हैं, और वो भी उस फिल्म लाइन की चकाचौंध के आगे जो है वो हो गए हैं, बहुत अट्रैक्ट हो गए हैं और वहां पर जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। और इसीलिए एक कादर भाई जो होते हैं, जो जो कि ऐसा उनको पता चलता है कि वो प्रोडक्शन में है, जबकि वैसा कुछ नहीं रहता। तो ये कहानी उसी तरह की बताई गई है कि वहां पे लोग कितना उल्लू बनाते हैं, बेचारे सीधे साधे लोगों को उनसे पैसा लेते हैं, उनको फिल्मों में काम देने का लालच देते हैं, जबकि उनकी खुद की कोई ऐसी इमेज नहीं होती फिल्मों में, जो कि वो इतनी अथॉरिटी से वो उन लोगों से पैसे ले लेकर और उनको बुद्धू बनाते हैं। तो ये जो कादर भाई हैं वो भी इसी तरह से असरानी जी को जो है बेवकूफ बना बना के खूब पैसा लेते रहते हैं, लूटते रहते हैं। और जो है उसके बाद मतलब वो सारे पैसे दे देते हैं। और खैर उस दरमियान में उस शूटिंग की जगह पर वो पहुंचती हैं गुड्डी अपनी सहेलियों के साथ, और फिर जो है मिल लेती हैं गुड्डी धर्मेंद्र जी से, उनका ऑटोग्राफ ले लेती है। और बस उसके बाद जो है उस दौरान में बीच में नवीन की एंट्री भी होती है। एक सीन में नवीन की एंट्री होती है। नवीन होता है उसकी भाभी का, गुड्डी की भाभी का जो है भाई। तो नवीन अपने एक जॉब के सिलसिले में, इंटरव्यू के सिलसिले में वहां आता है, और बस बातों बातों में भाभी नवीन और गुड्डी की शादी की बात अपने घर वालों से कर देती है। अपने ससुर जी से कहती है और अपने पति से कहती है। बस उन लोगों को तो कोई एतराज होता नहीं है। तो इन लोगों का प्रोग्राम बनता है मुंबई जाने का। लेकिन जब नवीन से बात होगी आगे, तो क्या गुड्डी को ये चीज पता चलेगी, जब क्योंकि गुड्डी और नवीन का रिश्ता तो ऐसा है नहीं। गुड्डी और नवीन एक दूसरे को दोस्त की नजर से देखते हैं, रादर गुड्डी ज्यादा उसको एक अपने दोस्त की तरह से देखती है। नवीन का नजरिया थोड़ा अलग होता है, नवीन को पसंद होती है गुड्डी। लेकिन क्योंकि एक बार नवीन गुड्डी को जब फिल्म दिखाने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन फिल्म नहीं दिखाते, कहीं और ले जाते हैं, तो गुड्डी को बड़ी नाराजगी होती है। तब वो एक गीत गाने के लिए कहते हैं नवीन गुड्डी को। तो ये गीत गाती है वाणी जयराम जी की आवाज। बोले रे पपी हरा, बोले रे पपी हरा। क्लासिकल सॉन्ग है, बहुत सुंदर सा डिजाइन किया था वसंत देसाई साहब ने। तो ये गीत होता है। नवीन अपने जॉब का सारा अरेंजमेंट करके नवीन वापस मुंबई चले जाते हैं, और भाभी और गुड्डी को मुंबई भेजा जाता है नवीन और गुड्डी की शादी की अरेंजमेंट के लिए, या इस मुहिम के लिए भेजा जाता है। बस अब गुड्डी और भाभी मुंबई पहुंच गए हैं। गुड्डी के मानो सारे सपने पूरे हो गए हैं, ऐसा कह सकते हैं। मुंबई पहुंच जाते हैं, और मुंबई पहुंच के मामा जी, जो मामा जी हैं वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। बहुत सुंदर भूमिका की है उत्पल दत्त साहब ने, पहली फिल्म है उनकी, लेकिन कहीं से कहीं तक नहीं लगा, इतना मैच्योर रोल और इतना खूबसूरत रोल किया है। अब जो है गुड्डी जो है, ये लोग सब पहुंच जाते हैं वहां पर, और सब जो है घुल मिल के सब सारी चीजें हो जाती हैं। अब जो है गुड्डी की और नवीन की शादी के बाद भाभी वहां पर सबके सामने करती है, तो गुड्डी को पहली बार तब पता चलता है कि नवीन भी गुड्डी को पसंद करता है। लेकिन गुड्डी को ये जानकर बड़ा दुख भी होता है कि वो तो किसी और को प्यार करती है, धर्मेंद्र साहब को प्यार करती है। तो फिर वो जो है एकदम से चौंक जाती है और छत पर चली जाती है। जैसे ही छत पर नवीन पहुंचता है, तो नवीन को वो सारी बातें खोल के बता देती है कि वो किससे प्यार करती है। नवीन को भी बड़ा झटका लगता है, वो भी कहते हैं कि भाई ये धर्मेंद्र, फिल्म स्टार धर्मेंद्र से प्यार करती हो? तो वो कहती है हाँ। तो बोले तुम्हें कैसे मालूम कि वो तुम्हें बहका नहीं रहा है? तो उसका गुड्डी का एक प्यारा सा डायलॉग होता है वहां पर। वो कहती है कि वो तो भूले भटके लोगों को राह दिखाता है। मतलब कितना इफेक्ट होता है एक छोटे से बच्चे के दिमाग पर, कि जो रुपहरे पर्दे पर दिख रहा है वही सही है,
अगर एक हीरो 10 लोगों को बचाता है मरने से, तो वो सच में कर रहा है, ऐसा ही फील होता है बच्चों को। तो वो एक छोटा सा उसका प्यारा सा मासूम सा दिमाग इस बात को मान लेता है पूरी तरीके से कि धर्मेंद्र जो है असलियत में एक हीरो हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो हमेशा अच्छे ही काम करते हैं। तो बस नवीन जो है इस बात से रुष्ट होकर इस बात को वहीं खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन उत्पल दत्त जी जो है मतलब जो है मामा जी, तो मामा जी जो है इस बात को खत्म नहीं होने देते। मामा जी कहते हैं कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिस्ट है, तो वो जानते हैं कि इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन कैसे निकाली जाए। तो वो जो कहते हैं जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, किसी को कुछ भी नहीं पता है, किसी को कुछ नहीं बताया गया है, सब जैसा है वैसा ही रहेगा। और गुड्डी को वो शूटिंग्स पर ले जाते हैं। सबसे पहले वो धर्मेंद्र से बात करने के लिए जाते हैं, और उसके भी पहले वो अपने एक दोस्त जो नॉवेलिस्ट रहते हैं उनसे बात करते हैं कि भाई धर्मेंद्र से कैसे मीटिंग फिक्स की जाए। उसके लिए वो उस नॉवेलिस्ट दोस्त से बात करते हैं कॉल करके। तो वो नॉवेलिस्ट दोस्त भी जो है, क्योंकि क्योंकि उसकी नॉवेल पे फिल्म बनी हुई रहती है, इसलिए उन उसका संबंध कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से होता है, इसलिए वो उसकी मदद लेना चाहते हैं मामा जी। तो वो नॉवेलिस्ट भी जो एक कहानी सुनाता है कि मेरे नॉवेल की जो दुर्गति हुई है फिल्म बनाकर, और वो अपनी सारी व्यथा कहता है, तो मतलब वो सच्चाई भी उजागर होती है कि नॉवेल्स पे बनने वाली फिल्में, नॉवेल्स का असली कॉन्सेप्ट जो है वो तो गायब हो जाता है कहीं ना कहीं, और उसके बजाय कुछ ना कुछ इतना ज्यादा उसमें वियर्ड और इतना अनरियलिस्टिक डाल दिया जाता है, जिससे उस पूरे नॉवेल का जो खूबसूरती है वो ही चली जाती है, और फिल्म कुछ और बन के तैयार हो जाती है। नॉवेल से कहीं तक कोई कनेक्शन ही नहीं रहता। लेकिन क्योंकि फिल्म की कहानी इस नॉवेलिस्ट से ली जाती है, इसलिए उत्पल दत्त साहब मतलब मामा जी जो हैं वो कांटेक्ट करते हैं, और फिर सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं, धर्म जी से मिल लेते हैं। धर्म जी भी बड़े घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई फिल्मों में तो डायलॉग कोई और लिख के दे देता है, डायरेक्शन कोई और कर देता है, गाने कोई और गा देता है, लेकिन यहाँ तो जो भी गाना है, जो बोलना है, सब कुछ हमें ही बोलना है, तो ये थोड़ा सा कठिन है। पर उत्पल दत्त साहब कैसे भी करके जो है धर्मेंद्र साहब को मना लेते हैं, और धीरे धीरे धर्मेंद्र साहब की हर शूटिंग में वो गुड्डी को लेकर जाने लगते हैं। और गुड्डी जहाँ पे धर्मेंद्र साहब के पर्दे के रूप को देखकर बड़ी खुश होती है, बहुत उनको एडमायर करती है, वो वहां पर काम करने वाले छोटे छोटे मजदूरों को देखकर, उनकी मेहनत को देखकर, और उस एक फिल्म के पीछे कितने सारे लोगों का क्रिएटिव वर्क है, कितने सारे लोगों को उसके पीछे मेहनत देनी पड़ती है, कितना एफर्ट्स लगाना पड़ता है, तब जाके एक फिल्म पूरे पर्दे पर दिखाई देती है और उसकी खूबसूरती दिखाई देती है। हमें सिर्फ काम करने वाले कलाकार दिखते हैं, हीरो दिखते हैं, हीरोइन दिखती है, लेकिन उसके पीछे के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, इन सब लोगों को हम नहीं देख पाते, इसलिए हमें उनकी मेहनत नहीं दिखाई देती। लेकिन मेहनत तो उनकी भी उससे ज्यादा होती है जितना हीरो और हीरोइन की मेहनत होती है। तो ये चीज जो असली रूप देखते हैं और देखती है गुड्डी, तो उसे ये रियलाइजेशन होता है कि जो कुछ भी पर्दे पर दिखता है उससे बहुत अलग होती है ये दुनिया, फिल्मी दुनिया, जिसमें कई मजदूर जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर काम करते हैं, और उस फिल्म के रंगों को पर्दों पर लाने की कोशिश करते हैं। तो जब वो सही सही रूप देख के समझ जाती है, तो वो नवीन की तरफ अट्रैक्ट होती है। नवीन जो है वो लिखते हैं इसी फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बारे में, और इसी दरमियान में वो धर्मेंद्र जी से भी जो है बात होती है, तब धर्मेंद्र जी भी कहते हैं कि अ, ये फिल्मी दुनिया भी बड़ी अजीब है। यहाँ पर जिन लाइटों ने कभी किसी जमाने में सुंदर सुंदर चेहरों को चमकाया था, वो लाइटें कई बार कचरे के डब्बे में पड़ी हुई मिलती हैं, या जो जिन बड़े-बड़े जो है स्टूडियोज़ में फ़िल्में बनी थी, बड़ी-बड़ी तस्वीरें बनी थी, वो स्टूडियोज़ आज खंडर बन गए हैं, अब उनको कोई नहीं पूछता। तो ये सच्चाई है, ग्लैमर वर्ल्ड की यही सच्चाई है, जो गुड्डी के द्वारा लोगों को बताने की कोशिश की गई है कि जो पर्दे पर दिख रहा है, उसके पीछे की मेहनत, और पीछे जो छूट गए हैं उन लोगों की मेहनत, वो सब कुछ दिन पर दिन सब बदलता जाता है, सब चेंज होता जाता है। पुराने को लोग भूल जाते हैं और नए की तरफ अट्रैक्ट होके फिर और नया कुछ आता है, फिर और नया कुछ आता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी को एक तरह से कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। इस तरह से धीरे-धीरे गुड्डी असली रूप जान पाती है फ़िल्मी दुनिया का, और उसे एहसास होता है कि फ़िल्मी दुनिया का असली रूप कहीं अलग है, और जो वो सोचती है धर्मेंद्र जी के बारे में वो कहीं अलग है। एक बार ऐसी शूटिंग के दौरान प्राण जी जो हैं
आते हैं और गुड्डी भी वहाँ पहुँची हुई रहती है और प्राण जी आते हैं और बड़े गले-वले मिलते हैं धर्मेंद्र जी से और एक घड़ी उनके हाथ में बंधी हुई रहती है जो उनके किसी चाहने वाले ने दी रहती है। तो वो घड़ी जो है उठा के वो धर्मेंद्र जी को दे देते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो वैसे ही गुड्डी जो है तुरंत कहती है कि इनसे कोई चीज़ मत लीजिए, ये बहुत खराब इंसान है। तो तब धर्मेंद्र जी एक बात कहते हैं गुड्डी से कि हमारी फ़िल्मी दुनिया भी बड़ी अजीब है। बोले इ इन जैसे हातिम ताई को विलन का रोल करना पड़ता है और मुझ जैसे को हीरो का रोल करना पड़ता है। तो आप एक थोड़े से में ये चीज़ समझ जाइए कि वो क्या कहना चाहते हैं कि जो सच में हीरो दिखता है वो ज़रूरी नहीं कि वो हीरो ही हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हीरो जैसी ही हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा नहीं है। उनके कहने का अर्थ यही होता है कि हर किसी का अपना एक अलग प्रेज़ेंटेशन का तरीका होता है, उस वजह से अब प्राण साहब एक टिपिकल रोल में जो है बंध गए थे, जिसको विलन का एक टैग दे दिया जाता है हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में। पर प्राण साहब बहुत अच्छे रोल करने के भी माहिर थे। बहरहाल तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। उसी बीच में जो है नवीन और गुड्डी को पास लाने के सारे मुहिम में एक 1-2 बार उनको जो है मार भी खानी पड़ती है नवीन के हाथ से। जब नवीन मारता है धर्मेंद्र साहब को और उत्पल दत्त साहब जो कि बुर्खे में होते हैं ऑफ़ कोर्स, ऐसे सीधे तो अगर उन्होंने देखा होता तो वो मारते नहीं। तो वो बुरखे में होते हैं दोनों, तो इसलिए फिर जो है नवीन गुड्डी को बचाने के लिए मारते हैं और बस फिर गुड्डी घायल हो जाती है नवीन की और बड़ा उसे लगता है कि मुझे बचाया है नवीन ने, तो मतलब रियल हीरो ये है। उसे किसी डुप्लीकेट की ज़रूरत नहीं है, उसे मुझे बचाने के लिए उसने खुद ही जो है मुक्केबाज़ी की और मुझे बचाया। तो उसे ये अब असली रूप और नकली रूप की सच्चाई समझ में आने लगती है और जो है फिर धीरे-धीरे नवीन के दिमाग में वही जो है एक छत पे कहा हुआ गुड्डी का डायलॉग हमेशा चलता रहता है कि नहीं, गुड्डी धर्मेंद्र से प्यार करती है। तो गुड्डी को जो है गुड्डी तो ख़ैर ये सब चीज़ें जानती नहीं क्योंकि गुड्डी एक छोटी-सी बबली-सी कैरेक्टर है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे ये समझ में आ गया कि नवीन ही उसका जीवन साथी बनने लायक है। और बस फिर नवीन से बात तो हो नहीं पाती, नवीन का कहीं और जॉब का लेटर आ जाता है, कॉल लेटर आ जाता है और नवीन जो है ये बात बताने के लिए धर्मेंद्र जी के पास जाता है। तो नवीन जब बताता है कि ऐसा-ऐसा है, मुझे कॉल आया है और एक बहुत अच्छी ये खबर बहुत अच्छी थी इसलिए सबसे पहले आपको बताना चाहा। तो धर्मेंद्र जी पहले पूछते हैं कि तुमने गुड्डी से बात की? तो वो नवीन मना कर देता है कि नहीं बात की। तो वो धर्मेंद्र जी समझाते हैं कि तुम्हारे दिमाग में अगर ये बात अभी भी है कि ऐसा कुछ रहा है गुड्डी के दिमाग में तो उसे निकाल दो, उसे मेरी छोटी बहन को माफ़ कर दो। तो ये कह के नवीन कहते हैं कि भई अगर ऐसा होता तो मैं आपके पास आता ही नहीं। तो वो भी यही कहते हैं धर्मेंद्र जी कि ये जो हाथ तुम मेरी तरफ बढ़ा रहे हो गुड्डी की तरफ बढ़ाओ। और नवीन जो है चले जाते हैं धर्मेंद्र जी के घर से और उसी दिन गुड्डी का जन्मदिन होता है। गुड्डी एक्सपेक्ट कर रही है कि नवीन सबसे पहले आके उसको विश करेंगे, लेकिन नवीन आते नहीं और कोई फ़ोन भी नहीं आता। सब कुछ ऐसा मतलब गुड्डी थोड़ा-सा नाराज़ जैसी हो जाती है, लेकिन उत्पल दत्त साहब बूस्ट अप करते हैं, सबको बुला रखा होता है, सारे दोस्तों को, सभी रिश्तेदारों को और जो है पार्टी थ्रो करते हैं वो गुड्डी के जन्मदिन की। और गुड्डी जो है बहुत दुखी रहती है, नवीन क्यों नहीं आया, नवीन क्यों नहीं आया? तो वो बस उत्पल दत्त साहब जो है अब बोलते हैं कि अब तुम गाना गा दो, तो वो हीरो की तरह एंट्री ले लेगा। बस गुड्डी जो है फिर गाना शुरू कर देती है। आजा रे मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार। आजा रे परदेसी। बस ये गाना खत्म होता है, नवीन की एंट्री वाक़ई में हो जाती है। और नवीन जैसे ही बताता है कि भई अब जो है मुझे जॉब के लिए जाना है और आज रात की ट्रेन है, टिकट-विकेट सब करके आ गया हूँ, तो गुड्डी को बड़ा दुःख होता है और उत्पल दत्त साहब भी बड़े मतलब जैसे सब पता है लेकिन कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हैं ठीक है जाओ और तैयारी करो जाने की। तो फिर गुड्डी जो है बहलाकर नवीन को कहती है कि छत पे भाभी हैं उनसे बात करने के लिए। जब नवीन जाना चाहता है भाभी से बात करने के लिए अपनी बहन से को बताने के लिए ये खबर, तो वो झूठ बोल देती है कि वो छत पर हैं और वो खुद भी उसके पीछे नवीन के पीछे छत पर चली जाती है। और फिर
छत पर जो है काफ़ी रोती हैं, अपनी मन की बात बताती हैं और फिर जो है नवीन भी अपने मन की बात कहते हैं कि मैं तो तुम्हें दोस्त से ज़्यादा समझता था, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसा। फिर जो कहानी में ट्विस्ट आता है कि जो है गुड्डी अपनी मन की भावनाएँ पूरी तरह से व्यक्त करती हैं और नवीन से कहती हैं, और वो एक गेम होता है जो हमेशा ये लोग जो है पूरी फ़िल्म में खेलते हैं, वो होता है स्टैच्यू वाला गेम। तो वो नवीन को स्टैच्यू कर देती हैं गुड्डी, और नवीन से कहती हैं कि तुम्हें ओवर तभी कहूँगी जब तुम मेरी बातों का जवाब दोगे, आंखें झपका कर। और वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सकेगा तुम मुझे लेने आओगे, और नवीन आंखें झपका कर हाँ कह देते हैं। और इसी समय उत्पल दत्त साहब भी छत पर आते हैं और दोनों को खुश जो है माहौल में देखकर उनके मुंह से डायलॉग निकलता है, जय धर्मेंद्र। तो आप समझ सकते हैं कि इस कहानी का उद्देश्य ये था, ये बताना कि फ़िल्मों का कितना असर बच्चों पर होता है, और सच्चाई जब उन्हें पता चलती है, तो चीज़ें सुधरती भी हैं। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा ग्लैमर के वशीभूत हो गए हैं आजकल। जो कुछ पर्दे पर दिख रहा है, हम उसी को सच मानकर हमारी ज़िंदगियों में ज जब उत्पल दत्त साहब भी जो है ऐसे ही किसी एक सीन के दौरान में ये कहते हुए ऐसे नज़र आते हैं कि आजकल तो हस्बैंड वाइफ भी, पति-पत्नी भी एक-दूसरे में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ढूँढते हैं। तो ये वाक़ई में एक सच्चाई थी। उस ज़माने की बात है ये, जब 71 में इस तरह की बातें होती थी। उस समय भी ग्लैमर बहुत हावी था लोगों पर, और हस्बैंड वाइफ एक-दूसरे को की शक्ल में धर्मेंद्र हेमा मालिनी ढूँढते थे। तो ये सच्ची बात है, और आज भी वही हालत है। हम लोगों को कहीं न कहीं कोई एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो जो रियलिटी और अनरियलिस्टिक चीज़ों को जो है डिफरेंशिएट करे, और हमें ये सच पता चले, हम लोग अवेयर रहें कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ नकली है, काल्पनिक है, और हम उसके वशीभूत ना हो जाएँ। बस गुड्डी का उद्देश्य यही था इस फ़िल्म का। बहुत खूबसूरत फ़िल्म है, ऋषि दा की फ़िल्म, गुलज़ार साहब की लिरिक्स, गुलज़ार साहब के डायलॉग्स हैं इस फ़िल्म में, ज़रूर देखिएगा। ये पूरी फ़िल्म देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। ऋषि दा का ह्यूमर है ही, साथ में एक मैसेज भी है, और टैगलाइन ज़रूर याद रखिएगा, जनता का स्वभाव उस पर सिनेमा का प्रभाव। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं और भी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँगी इसके बाद। एक और नई फ़िल्म के साथ आऊँगी, एक नई हीरोइन के साथ, एक नए हीरो के साथ, उनके करियर के स्पान को आपकी तरफ ले जाने की कोशिश करूँगी। तब तक आप ये वीडियोज़ देखते रहिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपको अच्छा लगे तो बताइए। कुछ अगर आपको चाहते हो कि चेंजेस करूँ मैं, या कुछ और आप देखना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आपके सजेशंस का हमेशा स्वागत रहेगा, और मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग मेरा काम पसंद कर रहे हैं। तो बस इसी थॉट के साथ आपको छोड़े जाती हूँ कि रियलिस्टिक और रियलिस्टिक चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना सीखिए, तभी आपके जो मेंटल बैलेंस को है बनाए रखने की कोशिश हो पाएगी। तो थैंक यू सो मच। मेरे साथ मेरे इस वीडियो को सराहने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर, और बताने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया। और अगर कुछ कमी हो गई हो तो वो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मैं क्या और चेंजेस कर सकती हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। कीप स्माइलिंग।